हेलो स्टूडेंट्स, हम कला संबंध स्रोतों की बात कर रहे थे और कला संबंध स्रोत को हमने डिफाइन भी कर दिया था कि कोई भी दो स्रोत कला संबंध स्रोत कब होते हैं। बताया था मैंने आपको कि ये आपका स्रोत S1 है, एक स्रोत आपका S2 है। तो सर हमें चेक करना है कि ये स्रोत कला संबंध है या नहीं। तो मैंने बताया था कि ये स्रोत कला संबंध है या नहीं। कैसे चेक करेंगे सर? सिंपल है, इससे उत्सर्जित होने वाली तरंग लिखिए y1 कितना आएगा, a sin ऑफ ओमेगा t a1। दूसरी तरंग ले ली y2 सर कितना आया, a2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अब हमें देखना है कि ये कला संबंध है या नहीं। तो कैसे देखेंगे सर? इनके बिटवीन हमें एंगल निकालना होगा, इनके बीच का हमें एंगल निकालना होगा। ठीक है, इनके बिटवीन एंगल निकालिए। तो सर अगर हम बिटवीन एंगल निकालते हैं तो देखो कितना आता है सर, कलांतर निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा? कलांतर। सर कलांतर क्या होता है? कला का अंतर। तो इसकी कला कितनी है सर? ओमेगा टी। इसकी कला कितनी है? ओमेगा टी प्लस 5। तो कलांतर कितना होगा सर? डिफरेंस निकालो तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी। कलांतर आप दिस मैंने दिस भी निकाल सकते हो, दिस मैंने दिस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सर कलांतर निकालो तो क्या, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। तो सर हमारे पास जो कलांतर आया वो कितना है सर? हमारे पास जो कलांतर आया वो कितना है? पाई आ गया। हमारे पास जो कलांतर वो कितना आ गया? पाई आ गया है। तो सर यहाँ जो आप कलांतर देख रहे हैं, ये जो आप हमने कलांतर देखा सर, इसको हमें देखना है। उसने पहला कहा कि यदि कलांतर कितना हो जाए? 0। यदि कलांतर कितना हो? 0, तो हम कहेंगे कला संबंध स्रोत होंगे। ठीक है, कला संबंध स्रोत होंगे। दूसरा, भाई कलांतर हो ही नहीं, कलांतर कितना है? 0 है, तो कला संबंध स्रोत है। फिर क्या सर सेकंड, क्या कलांतर 0 हो तभी कला संबंध होता है सर? अन्य कोई केस? उसने कहा कलांतर अगर 0 नहीं है, माना कलांतर कुछ आ रहा है, फिर आपको देखना है कलांतर का मान कांस्टेंट होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें निकालना है। ठीक है, कलांतर का मान विथ रेस्पेक्ट टाइम के सापेक्ष कलांतर क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। टाइम के साथ कलांतर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कलांतर π/2 है तो फिर 2 सेकंड बाद पाई हो गया, 5 सेकंड बाद में 2 पाई हो गया। तो समय के साथ कलांतर का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। समय के साथ कलांतर नियत होना चाहिए। अगर कलांतर π/2 है तो वो ऑल टाइम π/2 है तो भी स्रोत कला संबंध होगा। तो कलांतर या तो शून्य होना चाहिए या भी समय के सापेक्ष नियत होना चाहिए, तो स्रोत कला संबंध होता है। अगर कलांतर का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कला असंबंध स्रोत होंगे। क्या होंगे? कला असंबंध। इसके हमने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए थे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने प्रैक्टिस करवाई थी, 2 क्वेश्चन बताए थे, तो आप ध्यान रखें। अब कला संबंध स्रोतों से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जो आपके कला संबंध स्रोत है उनसे कुछ निष्कर्ष आप ध्यान रखें। पहला पॉइंट तो ध्यान रखें कि कभी भी कोई दो अलग अलग स्रोत क्या कहा कि कोई भी दो अलग अलग स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते। हमें कह रहे हैं कि सब दो हम बल्ब ले लें, 2 कैंडल ले लें। जैसे हमने 2 कैंडल ले ली सर, ठीक है सर, ये हमारी 2 कैंडल है सर। तो क्या सर इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या सर क्या ये दो कला संबंध, ये दोनों स्रोत कला संबंध होंगे? तो ध्यान रखना, पहला विषय तो ये माइंड में रखो कि कभी भी दो अलग अलग स्रोत, दो डिफरेंट स्रोत कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते। 2 कैंडल ले लें आप, 2 मोमबत्तियां ले लें, 2 बल्ब ले लें, तो कभी भी दो अलग अलग स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक एक वर्णीय स्रोत, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है एक वर्णीय, जिसमें एक ही कलर, एक वर्णीय, एक वर्णीय स्रोत है, एक वर्णीय स्रोत। प्रत्येक मोनोक्रोमेटिक होता है जिसमें एक ही वर्ण हो, एक ही कलर हो। जैसे आप देखो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें कि सर ठीक है, जहां पर हमें एक ही कलर मिल रहा है, जो लेजर लाइट्स होती है उसमें आप देखो एक ही कलर का प्रकाश आता है, या तो रेड कलर का प्रकाश आएगा या ब्लू कलर का प्रकाश आएगा। तो जहां एक ही कलर का प्रकाश होता है, जहां एक ही वर्ण होता है, एक ही रंग होता है, उसको बोलते हैं एक वर्णीय स्रोत। जैसे सोडियम लैंप, सोडियम लैंप का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? एक वर्णीय होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। तो अगर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, कोई एक वर्णीय स्रोत है, तो उसको 100% बोल दो कि वो कला संबंध स्रोत होगा। एक वर्णीय स्रोत, प्रत्येक एक वर्णीय स्रोत कला संबंध स्रोत होता है। प्रत्येक एक वर्णीय स्रोत क्या होता है? कला संबंध होता है। और कभी भी दो अलग अलग स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं होते हैं। तो ये
इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। तो ऐसे स्रोत जिनसे उससे तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो या समय के सापेक्ष क्या हो, नियत हो, तो कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, अन्यथा कला असंबद्ध होंगे। और कभी भी दो अलग अलग स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं होते हैं। दूसरा, प्रत्येक एक वर्णीय स्रोत कला संबंध स्रोत होता है। अब नाउ सर अभी आपने कहा कि सर कभी भी दो अलग अलग स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं होते। आप दो कैंडल ले लें, दो बल्ब ले लें, दो ट्यूबलाइट्स ले लें, सर वो कला संबंध स्रोत होते ही नहीं। तो फिर सर बताइए फिर कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब दो अलग अलग स्रोत कला संबंध होते ही नहीं तो फिर एक ही स्रोत से हम कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त करेंगे? तो सर क्या करना पड़ेगा? तो सर एक्चुअल में दो अलग अलग स्रोत कला संबंध स्रोत नहीं होते हैं। हमें क्या करना होता है, एक ही स्रोत से दो स्रोत प्राप्त करने होते हैं। दो अलग अलग स्रोत लेंगे, दो बल्ब ले लिया, दो कैंडल ले ली, दो ट्यूबलाइट्स ले ली, तो वो कभी भी कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ हम क्या करते हैं, एक ही स्रोत से दो स्रोत प्राप्त करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही स्रोत से दो स्रोत तैयार करेंगे। तो एक ही स्रोत से जो बनने वाले दो स्रोत हैं वो कला संबंध स्रोत होते हैं। एक ही स्रोत से दो स्रोत तैयार किए जाते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। क्या कहा? कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला संबंध स्रोत कितने मेथड से, कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। तो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां हैं, मूलतः मुख्यतः दो विधियां हैं। दो मेथड को लेकर हम कला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन से दो मेथड हैं? तो पहला मेथड तो है तरंगांक विभाजन। क्या कहा? तरंगांक विभाजन। तरंगांक विभाजन के द्वारा हम कला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सर, दूसरा है आपका आयाम विभाजन। ठीक है, एक तो हम तरंगांक का विभाजन करके कला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा हम आयाम का विभाजन करके भी कला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तरंगों का विभाजन करके कर सकते हैं या फिर आयाम का विभाजन करके कर सकते हैं। तो सर कैसे करें, किस तरह से कर सकते हैं? तो देखो तरंगांक विभाजन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यंग का द्विछिद्र रेखा प्रयोग सर तरंगांक विभाजन के द्वारा किया गया। ठीक है, ऐसे ही फ्रेनेल का द्विप्रिज्म प्रयोग सर वो भी तरंगांक विभाजन के द्वारा। सभी यंग, फ्रेनेल, इन सब ने क्या सर व्यतिकरण प्राप्त किया था। क्या किया था सर? इन्होंने व्यतिकरण प्राप्त किया था। पर व्यतिकरण प्राप्त करने की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दो कला संबंध स्रोत प्राप्त कीजिए। अगर आप व्यतिकरण बनाना चाहते हो तो सबकी पहली कंडीशन यही है कि स्रोत कला संबंध हो तो बनने वाला व्यतिकरण अच्छा बनता है, स्पष्ट बनता है। तो हम दो कला संबंध स्रोत लेकर ही व्यतिकरण तैयार करते हैं। तो सर कैसे करेंगे? तो यंग तरंगांक विभाजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आयाम विभाजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो तरंगांक विभाजन में किसने किया? यंग ने किया और फ्रेनेल ने किया। इन दोनों साइंटिस्ट ने व्यतिकरण डेवलप किया था और उसने कला संबंध स्रोत प्राप्त किया था। कौन से? तरंगांक विभाजन के द्वारा। और सर इसने क्या, आयाम विभाजन में किसने किया था? माइकलेशन। माइकलेशन नाम का साइंटिस्ट था, उसने भी व्यतिकरण डेवलप किया था। तो सर माइकलेशन ने जो कला संबंध स्रोत प्राप्त किए थे सर वो आयाम विभाजन के द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर यंग ने देखो कैसे किया। तरंगांक विभाजन में क्या होता है सर? तरंगांक विभाजन में क्या होता है? एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन करके, तरंगांक विभाजन, एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन। कुछ तरंगे एक स्रोत से निकालेंगे, कुछ तरंगे दूसरे स्रोत से निकालेंगे। तो तरंगों का विभाजन करके जो स्रोत तैयार किया जाता है वो कहलाते हैं तरंगांक विभाजन के द्वारा कला संबंध। और यहाँ आयाम का विभाजन करके प्राप्त किया जाता है। देखो यंग ने कैसे करा, यंग ने एक स्रोत लिया आपके स्लीट, ठीक है, और इस स्रोत के सामने एक स्लीट रख दी और स्लीट के ऊपर दो छिद्र तैयार कर दिए। स्लीट के ऊपर दो छिद्र तैयार कर दिए। अब देखो यहाँ से प्रकाश निकलेगा सरंग और गरत के रूप में, फिर आएगा सरंग, ठीक है, फिर आएगा गरत, फिर आएगा सरंग। तो इससे प्रकाश आया, तरंगांक के रूप में आ रहा है, ये तरंगांक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो कुछ तरंगांक इस छिद्र से निकाली और कुछ तरंगांक इस छिद्र से निकाली। तरंगों का विभाजन किया उसने। आने वाला प्रकाश एक ही स्रोत है, स्रोत एक ही रखा है, उस एक ही स्रोत से आने वाले प्रकाश को दो अलग अलग छिद्रों से उसने निकाल लिया। कुछ तरंगे इधर से निकाली, कुछ तरंगे इधर से निकाली। तो क्या हुआ? तरंगांक विभाजन हुआ। तो अब देखो इससे भी प्रकाश निकल रहा है और इससे भी प्रकाश निकला। तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी एक स्रोत रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक स्रोत रखा हुआ है। ये छिद्र भी एक स्रोत का काम कर रहा है और ये छिद्र भी एक स्रोत का काम कर रहा है। तो ये जो दोनों स्रोत है वो क्या होंगे? कला संबंध होंगे। क्यों? क्योंकि सर एक्चुअल में दो अलग अलग स्रोत है ही नहीं, ये तो एक ही स्रोत से आने वाले तरंगे हैं और एक ही स्रोत से आने वाले तरंगों के मध्य कलांतर या तो शून्य होता है या फिर समय के सापेक्ष क्या होगा? नियत होगा।
तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्रोत क्या होंगे, कला संबंध स्रोत होंगे, कला संबंध स्रोत होंगे। तो यहाँ कौन सा मेथड लगा, आयाम विभाजन, तरंगा विभाजन, एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन करके कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। तो हम बोलेंगे तरंगा विभाजन में एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का विभाजन करके कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल कौन है सर, तरंगा विभाजन कौन है सर, यंग का द्विच्छेद रेखा प्रयोग। ऐसे ही माइकलेशन ने भी किया सर, माइकलेशन ने एक स्रोत लिया, उसके सामने एक द्विपरिज्म रख दिया इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये सूर्य प्रकाश आया, इससे प्रकाश आया, तो ये अपवर्तित होकर यहाँ ऐसे निकल गया, ये अपवर्तित होकर ऐसे निकल गया, ठीक है। तो अब ये स्रोत ऐसा में नजर नहीं आ रहा, तो अब हम सामने से देखते हैं, अगर हम सामने से देखते हैं तो ये लगता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से कहीं से आ रही है। सामने से मैं देखूंगा तो सर ये लगेगा प्रकाश किरण यहाँ से कहीं से आ रही है, तो सामने हमें यहाँ पर एक स्रोत S1 रखा हुआ प्रतीत होगा और सर यहाँ हमें S2 रखा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो हमें सामने दो स्रोत हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों स्रोत होंगे सर वो क्या होंगे, कला संबंध स्रोत होंगे। तो एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों को हमने बांट लिया। तो यंग ने भी क्या किया, तरंगा विभाजन के द्वारा कला संबंध स्रोत प्राप्त किए। तो तरंगा विभाजन क्या होता है, एक ही स्रोत से आने वाले तरंगों का विभाजन करके कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जबकि आयाम विभाजन में क्या होता है सर, आयाम विभाजन में क्या होता है, एक तरंग, इसमें तरंग का बंटवारा नहीं होता, इसमें क्या होता है सर, ये इसका आयाम कितना था, 5 था सर। अब क्या करता है सर, एक ही तरंग के दो टुकड़े करेगा, एक भाग ये और एक भाग ये, एक ही तरंग को दो भागों में तोड़ता है। जबकि यहाँ तरंग के बंटवारा नहीं होगा, कुछ तरंग इधर से कुछ तरंग इधर से, तरंग को डिवाइड नहीं करता, जबकि यहाँ वो डिवाइड करता है, एक ही तरंग के दो भाग करेगा। सर यहाँ माना A1 आयाम आ गया, यहाँ पे आयाम माना यहाँ 3 आ गया, और सर यहाँ कितना आया, 2 आया। तो यहाँ तरंगों का आयाम विभाजन, आयाम के डिवाइडेशन में आता है। तो ये है आयाम विभाजन, आयाम के टुकड़े करना, ठीक है। तो आयाम विभाजन में क्या होता है, एक आयाम विभाजन में एक ही स्रोत से आने वाली तरंगों का आयाम विभाजन करके कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन है सर, माइकलेशन व्यतिकरण मापी, कौन है, माइकलेशन व्यतिकरण मापी, ठीक है। तो ये हमने पूरा बताया कि कला संबंध स्रोत क्या है, ठीक है, और कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां, तरंगा विभाजन, आयाम विभाजन। तरंगा विभाजन में के एग्जाम्पल कौन है, यंग और फ्रेनेल। पर यंग में जो कला संबंध स्रोत प्राप्त हुए वो वास्तविक थे, हमें वास्तव में यहाँ पे है। जबकि फ्रेनेल ने जो कला संबंध स्रोत बता रहा है वो, तो उसने कहा हमें इस प्रकाश को देखना लग रहा है कि सामने से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रकाश सामने से कैसे आ रही है। यहाँ पे एक स्रोत रखा हुआ उसने माना, यहाँ ऐसे इसके सामने एक स्रोत रखा हुआ माना, जबकि यहाँ पे वास्तव में कोई स्रोत नहीं रखे हुए हैं, प्रकाश तो वास्तव में यहीं से आ रहा है। तो जो फ्रेनेल ने कला संबंध स्रोत बताए थे वो एक्चुअल में क्या होता है, काल्पनिक होता है, जबकि ये वास्तविक होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर कौन आगे, माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन ने आयाम विभाजन के द्वारा किया। तो ये हमने कर दिया कला संबंध स्रोत क्या है, ठीक है, कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो टॉपिक हमारा क्या है सर, अब हम व्यतिकरण किसकी बात करेंगे, जो प्रकाश की तीसरी घटना है, कौन है, व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण गणितीय विश्लेषण करेंगे, इसकी कुछ शर्तें करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली प्राप्त करेंगे। कौन करेगा सर, यंग। कौन करेगा, यंग की बात हम यहाँ पे करेंगे। ओके चलिए करिए। देखो किसकी बात कर रहे हैं सर, व्यतिकरण की बात कर रहे हैं सर। इंपॉर्टेंट घटना है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, व्यतिकरण थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। तो किसकी बात कर, व्यतिकरण घटना की बात कर रहे हैं सर। व्यतिकरण क्या होता है, या फिर आगे विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। तो मैंने बताया था ये तीनों घटनाएं ही प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण डेवलप होती है। यहाँ माना गया कि प्रकाश माध्यम में तरंग के रूप में संचरित होता है और तरंग से संबंधित होने वाली घटनाएं डेवलप करता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब प्रकाश माध्यम में तरंग रूप में चलेगा तो क्या करेगा आगे, जब प्रकाश
जब माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हुई एक दूसरे पर क्या होती है, ओवरलैप होती है। जब प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा है तो तरंगे माध्यम में संचरित होगी, एक दूसरे पर ओवरलैप होगी। तो जब ओवरलैप होगी तो फिर कौन सी घटना डेवलप होगी? तो सर बनने वाली घटना व्यतिकरण भी हो सकती है, बनने वाली घटना विवर्तन भी हो सकती है, और बनने वाली घटना ध्रुवण भी हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा सर? किस घटना से संबंधित शर्तों की अनुपालना हो रही है। ठीक है, व्यतिकरण, प्रत्येक घटना की अपनी कुछ शर्तें हैं, व्यतिकरण की अपनी कुछ शर्तें हैं, विवर्तन की अपनी कुछ शर्तें हैं, ध्रुवण की कुछ अपनी शर्तें हैं। तो जिस घटना से संबंधित शर्तों की अनुपालना हो रही है वही घटना घटित वहां पे होगी। तो हमें यही देखना है कि व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं। ठीक है, व्यतिकरण किसे कह रहे हैं, व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण के देखो शर्तों में उसने बताया, जैसे सबसे पहले आप उसने कहा जैसे दो तरंगे ले लो, y1 कौन है सर, a1 साइन ऑफ ओमेगा, फिर कौन है y2 सर, कौन है a2 साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो व्यतिकरण की क्या है, उसने कहा सबसे पहले दो तरंगे जो आप ले रहे हैं, दो तरंगे आप ले रहे हैं सर, इन तरंगों में आयाम होता है सर a1 और a2। तो पहली कंडीशन ये है कि आयाम लगभग समान हो तो व्यतिकरण बन जाता है। आयाम समान होगा तो व्यतिकरण बनेगा ही बनेगा, आयाम समान है तो व्यतिकरण बनेगा ही बनेगा। पर उसने कहा अगर लगभग समान हो तो भी व्यतिकरण बन जाता है। लगभग समान मतलब ये हो सकता है 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, लगभग समान होने चाहिए। आयाम लगभग समान हो तो भी बन जाएगा, पर समान है जैसे माना 5 और 5 है तो बनेगा ही बनेगा, 4 4 में बनेगा ही बनेगा। तो समान आयाम तो बनता ही बनता है, लेकिन लगभग समान हो तो भी बन जाता है। तो आयाम लगभग समान होने चाहिए। नंबर टू क्या है सर, इस तरंग में और क्या होती है, तो देखो एक्चुअल में ओमेगा क्या होता है, 2πn होता है, 2πn होता है। तो सर हम ऐसा कह सकते हैं सर, ये लोग इसको लिख दिया मैंने ओमेगा 1t, इसको मैंने लिख दिया ओमेगा 2t। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, a1 साइन ऑफ क्या लिखूंगा 2πn1t, और इसको मैंने लिखूंगा a2 साइन ऑफ ओमेगा 2 कौन है सर, 2πn2t। ओमेगा क्या होता है सर, 2πn, तो आवर्ती n1 है तो ओमेगा 1, n2 है तो ओमेगा 2। तो तरंग के पास एक तो आयाम होता है, एक सर आवर्ती होती है n1 और n2। ठीक है, आयाम होता है, तरंग आवर्ती होती है। तो सर आयाम तो लगभग समान चला रहता है, व्यतिकरण में आयाम तो लगभग समान चल जाएगा, लगभग समान में बन जाएगा। लेकिन उसने कहा कि आवर्ती लगभग समान नहीं चाहिए, आवर्ती उसको समान ही चाहिए। दोनों तरंगों की आवर्ती क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आयाम तो लगभग समान चल सकता है लेकिन आवर्ती क्या चाहिए, समान ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इसकी आवर्ती अगर 50 है तो इसकी भी 50 होगी, अगर इसकी 50 और 60 है तो नहीं चलेगा, 50 और 55 है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन थर्ड सर, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। ये जो तीन कंडीशन है ये इसकी मूल कंडीशन कहलाती है। ये तो मस्ट है, ये तो होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशन और डालेंगे जो इसकी मूल कंडीशन नहीं है, पर अगर हम उनको भी फॉलो करें तो बनने वाला व्यतिकरण अच्छा बनेगा। पर अगर ये तीनों कंडीशन में कोई भी ड्रॉप करोगे तो व्यतिकरण बनेगा ही नहीं। ये तो व्यतिकरण बनने की मूल कंडीशन है, पर इसमें 2-3 कंडीशन और ऐड करेंगे तो हम कहेंगे कि वहां जो व्यतिकरण बनेगा सर वो बने, 3 कंडीशन पूरा होनी चाहिए, व्यतिकरण बन जाता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन और ध्यान रखें तो बनने वाला व्यतिकरण और अच्छा बनेगा। तो फिलहाल हमने 3 मूल कंडीशन की बात की है कि आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए और तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। तो इन 3 मूल कंडीशन को लेकर ही व्यतिकरण की डेफिनेशन बनाई जाती है। ये जो आपकी 3 मूल कंडीशन है सर, इनको लेकर ही हम सर व्यतिकरण की मूल डेफिनेशन बनाते हैं। सर क्या है, देखो सिंपल इनको मैं बोल रहा हूँ, आयाम लगभग समान चाहिए, आवर्ती समान चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, लगभग समान आयाम, क्या कहा, लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की, लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की, लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की 2 या 2 से अधिक तरंगे, 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम में, आयाम लगभग समान चाहिए लेकिन आवर्ती समान चाहिए। तो लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की
लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में, संचर दिशा एक ही चीज, माध्यम में एक ही दिशा में संचित हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, तो उत्पन्न घटना क्या होगी? व्यतिकरण होगी। उत्पन्न घटना क्या होगी? व्यतिकरण। हमने कहा कि सर ये है हमारी, ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है, सर ये आपस में और लेप हो गई, तो और लेपन से व्यतिकरण कब बनेगा? तो सबसे पहली कंडीशन कि दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, लगभग समान होना चाहिए। नंबर 2, आवर्ती समान होनी चाहिए। नंबर 3, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो हो रही है तो सर यहाँ आधारोपण से व्यतिकरण बनेगा। ठीक है, तो ये व्यतिकरण शर्तें हैं। तो ये इसकी परिभाषा में लेते हैं, लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगे, लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर आध्यारोपित होती है, तो बनने वाली घटना व्यतिकरण कहलाती है। बनने वाली घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर। अब हम बात करें सर व्यतिकरण घटना से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष या इसकी मूल शर्तें। सॉरी, व्यतिकरण घटना की मूल शर्तें, इसकी मूल शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है? तो नंबर 1 तो बताई दी आपने। एक तो सर क्या होना चाहिए? आयाम लगभग समान होना चाहिए। दूसरा, आवर्ती समान होनी चाहिए। आयाम तो लगभग समान होना चाहिए। दूसरा, आवर्ती समान होनी चाहिए। तीसरा है सर तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, एक ही दिशा में संचरण होना चाहिए। ठीक है, एक ही दिशा में संचरण होना चाहिए। ओके, ये तीन मूल कंडीशन है, ये शर्तें तीन आ गई। आयाम लगभग समान, आवर्ती समान, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। पर मैंने बताया था ये तीन मूल कंडीशन है। इसके अलावा भी अगर कुछ शर्तें और इसमें ऐड कर दें, व्यतिकरण तो यहाँ भी बन जाता है, व्यतिकरण इस कंडीशन बन जाएगा, लेकिन अगर आप 2-3 कंडीशन और इसे फॉलो करें तो बनने वाला व्यतिकरण और अच्छा बनेगा। तो यही इसके लिए लिखते हैं स्पष्ट व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। व्यतिकरण या स्पष्ट व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, तो आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि सर अभी हमने बोला कि सर आयाम लगभग समान होने चाहिए, आयाम लगभग समान होने चाहिए। तो लगभग समान किसको मानते हो? जैसे मैंने कहा इसका आयाम कितना है? 2 है, 3 है, इसका आयाम 3 है, इसका 5 है, इसका आयाम 10 है, इसका आयाम 50 है। तो लगभग समान किसको मानते हो? तो उसने कहा कि 2 और 3 लगभग समान है, 3 और 4 लगभग समान है, 3 और 7 लगभग समान है, पर 10 और 50 लगभग समान है। मतलब उसने अंतर पे कंडीशन डाली। उसने कहा कि आयामों का अंतर 10 या 10 से कम ही होना चाहिए। जो ये हमने ना लगभग समान कहां तक मानते हैं, तो उसने कहा आयामों का अंतर 10 या 10 से कम ही रखो। अगर आप 10 और 50 रखोगे तो अंतर 10 से ज्यादा हो गया। उसने कहा अगर आप चाहते हो व्यतिकरण अच्छा बने, स्पष्ट बने, तो आयामों का अंतर 10 से कम ही रखना है, 10 या 10 से कम रखो। जैसे इसमें अंतर कितना है? 2 और 3 में 1 का, 3 और 5 में 2 का। तो सर यहाँ व्यतिकरण अच्छा बनेगा। पर यहाँ कितना है? 10 और 50, तो डिफरेंस कितना है? 40 है। तो व्यतिकरण बन तो जाएगा, लेकिन अस्पष्ट बनेगा, अच्छा व्यतिकरण नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो व्यतिकरण अच्छा बने तो ध्यान रहे व्यतिकरण और आयामों का अंतर 10 या 10 से कम रखना होगा। अगर अंतर 10 से कम रखोगे तो व्यतिकरण अच्छा बनेगा, और अगर अंतर 10 से जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा व्यतिकरण अस्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, पांचवा सर, पांचवी कंडीशन क्या है? स्रोत कला संबंध होने चाहिए। स्रोत क्या होने चाहिए? कला संबंध होने चाहिए। ठीक है, स्रोत क्या होने चाहिए? कला संबंध होने चाहिए। तो ये हमने बताया क्या, 2-3 कंडीशन है। सबसे पहला आयाम लगभग समान होना चाहिए। नंबर 2, आवृत्ति समान होनी चाहिए। नंबर 3, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए। नंबर 4, आयामों का अंतर 10 या 10 से कम रखना होगा। और लास्ट में स्रोत कला संबंध होने चाहिए। तो इसलिए व्यतिकरण घटना को प्राप्त करने के लिए कला संबंध स्रोत हम पहले प्राप्त करेंगे, क्योंकि उससे बनने वाला व्यतिकरण क्या होगा? स्पष्ट बनेगा। तो जब हम यम करेंगे या और कोई प्रैक्टिकल्स करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे स्रोत कला संबंध तैयार करें, जिससे बनने वाला व्यतिकरण अच्छा बने, स्पष्ट बने। अगर स्रोत हम कला संबंध नहीं लेंगे तो बनने वाला व्यतिकरण अस्पष्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था व्यतिकरण की परिभाषा और व्यतिकरण क्या है? लगभग समान आयाम व समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचित होती हुई एक दूसरे पर आध्यारोपित होती है, तो बनने वाली घटना व्यतिकरण कहलाती है। और व्यतिकरण की आवश्यकता क्या है? आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, आयामों का अंतर 10 या 10 से कम रखना होगा, और स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबंध होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब हम कर रहे हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि जब दो तरंगे आपस में आध्यारोपित हो रही है, तो जब इनका आध्यारोपण होगा तो आध्यारोपण से एक नई तरंग बनेगी,
तो जो नई तरंग बनने वाली है उस नई तरंग का मैथमेटिकल डायरेक्शन निकालेंगे, उसका विस्थापन क्या होगा, उसका आयाम क्या होगा, उसकी कला क्या होगी, ये सब डेवलप करना ही व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। क्या करने जा रहे हैं सर? व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखिए बताया मैंने, गणितीय विश्लेषण में क्या करना है सर? दो तरंगे हम लेंगे। तो जैसे व्यतिकरण बनाना है तो सर ये है आपकी पहली तरंग, ठीक है, इसका विस्थापन माना कितना है y1। फिर आपको एक दूसरी तरंग लेनी है, ये आपकी दूसरी तरंग होगी। सर तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, तो देखो एक ही दिशा में ली हमने और इसका विस्थापन कितना है y2। तो दो तरंगे हमें लेनी पड़ेगी, तो दो तरंगे हम लेंगे। तो मान लेते हैं पहली तरंग हमने ले ली कौन, y1, कितना है सर a1 साइन ऑफ ओमेगा t, और दूसरी तरंग हमने ले ली y2 और वो ले ली a2 साइन ऑफ क्या आएगा ओमेगा t प्लस 5। ये है आपकी दूसरी तरंग। तो हमने दो तरंगे ले ली, ठीक है, y1 और y2। अब सर यहाँ हमने ओमेगा और यहाँ हमने ओमेगा सर a1 a2 लिखा क्योंकि आयाम लगभग समान चल सकते हैं, और सर हमने इसको ओमेगा इसको भी ओमेगा लिखा क्योंकि आवृत्ति समान होनी चाहिए। और सर ये हमने लिखा फाई, तो फाई क्या है? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर, ठीक है। कोई ये दूसरी तरंग इस तरह से फाई कलांतर आगे चल रही है। अगर आप यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस, तो हम कहेंगे सेकंड तरंग पहली तरंग से फाई कला पीछे चल रही है, और अगर आप फाई हटा देंगे तो बोलेंगे दोनों तरंग के साथ चल रही है। तो एक्चुअल में कलांतर क्या दिखाता है कि कोई तरंग किसी दूसरी तरंग से कितना आगे या कितना पीछे चल रही है। तो इन दोनों के मध्य कलांतर कितना है फाई, तो फाई यहाँ दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है। तो सर आप देखो जो आधारोपी तरंगे हैं सर उनकी सारी डिटेल हमारे पास में है। पहली तरंग का विस्थापन कितना है y1, उसका आयाम कितना है a1, उसकी कला कितनी है ओमेगा t। ऐसे दूसरे आधारोपी तरंग देखो उसका विस्थापन पता है, उसका आयाम पता है, उसकी कला भी पता है। तो आधारोपी तरंगों की संपूर्ण जानकारी हमारे पास में होती है, लेकिन जब ये दो तरंगे आपस में आधारोपित हो जाएगी, जब ये दो तरंगे आपस में आधारोपित होगी, तो जो नई तरंग बनेगी, जैसे सपोज करो सर ये मिलकर एक नई तरंग का निर्माण होगा, तो सर जो नई तरंग का निर्माण हो रहा है, जो नई तरंग बन रही है सर, उस नई तरंग की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। उस नई तरंग के बारे में डिटेल हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो क्या क्या निकालेंगे सर? पहला तो ये निकालेंगे कि जो परिणामी तरंग है सर उसका विस्थापन कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसका विस्थापन निकालेंगे। दूसरा उसका आयाम निकालेंगे। तीसरा उसकी कला निकालें। तो यही है मेथड डायरेक्शन। तो परिणामी तरंग के बारे में जानते देखो, आधारोपी तरंगों की जानकारी हमारे पास में है, विस्थापन भी है, आयाम भी है, कला भी है। लेकिन जो जब ये तरंगे आपस में आधारोपित होगी और आधारोपण के पश्चात एक नई तरंग का निर्माण करेगी, तो इस नई तरंग का विस्थापन क्या होगा, उसका आयाम क्या होगा, उसकी कला क्या होगी, इसके बारे में हमारे पास में कुछ डिटेल नहीं है। तो हमें यहाँ पर परिणामी तरंग के लिए बात करनी पड़े तो पहले विस्थापन निकालेंगे, फिर हम आयाम निकालेंगे, फिर हम कला भी निकालेंगे, ठीक है। तो सर परिणामी विस्थापन कैसे निकालते हो, ये है आपका समीकरण नंबर 1 और 2, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है y1 y2, ठीक है। अब उसने कहा कि सर परिणामी विस्थापन कैसे निकालें, तो इन दोनों तरंगों का परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो सर हम आध्यारोपण सिद्धांत से निकाल सकते हैं। परिणामी तरंग का जो आयाम है सर वो आध्यारोपण सिद्धांत से निकाल सकते। क्या बताया था सर, परिणाम आध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में संचरित होती हुई एक दूसरे पर आध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन आध्यारोपी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये हमने आध्यारोपण सिद्धांत किया था। आध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है, माध्यम में संचित होती हुई एक दूसरे पर आध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन आध्यारोपी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। परिणामी विस्थापन आध्यारोपी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो y बराबर कितना आएगा, y1 प्लस y2। लेकिन आप देखो यहाँ तरंगे एक ही दिशा में संचरित है, इसलिए बताया था अगर एक ही दिशा में संचलन हो तो परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों को जोड़ के निकाला जा सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ एक ही दिशा में है तो y1 प्लस y2 जोड़कर ही निकालेंगे, तो बोलेंगे
परिणामी तरंग का विस्थापन आध्यारोपण सिद्धांत से। तो कैपिटल Y बराबर कितना आएगा सर y1 प्लस y2, ये है समीकरण नंबर 2। अब देखो y1 y2 के मान हमारे पास में है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखिए। तो कैपिटल Y हमारे पास क्या आएगा, y1 कितना है, तो ये है a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फिर कौन है y2, तो y2 की वैल्यू लिखो कितना है, तो a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, ये है आपका कैपिटल Y। कौन है आपका ये कैपिटल Y है, कितना है सर, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5 है। अब आप देखिए सर आगे सोल्व करने से कुछ नहीं, y1 y2 लिया और परिणामी विस्थापन कैसे निकाला सर, सिंपल जोड़ के निकाल लिया क्योंकि एक ही दिशा में संचरण होता है। अब सर आगे देखो ये है साइन a प्लस बी, इसको खोलेंगे सर, ये कौन है सर साइन a प्लस बी है, और साइन a प्लस बी क्या होता है, तो साइन a प्लस बी का सूत्र होता है हम जानते हैं, तो ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, एक बार साइन के साथ a कोस के साथ b, दूसरी बार कोस के साथ a और साइन के साथ में b। ठीक है, तो इसमें देखो ये कौन है सर, ये है साइन a प्लस b, तो एक बार साइन के साथ ओमेगा टी, कोस के साथ 5, दूसरी बार कोस के साथ ओमेगा टी, साइन के साथ में 5, तो साइन a प्लस बी से खोली तो कैपिटल Y कितना आएगा सर, ये आएगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 और खोलिए साइन a प्लस बी, क्या आने वाला है सर, एक बार साइन के साथ में ओमेगा टी तो कोस के साथ में 5, दूसरी बार कोस के साथ में ओमेगा टी तो साइन के साथ में 5। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ओके, अब करिए इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल Y कितना आएगा सर, ये आएगा a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस, अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, a2 साइन ऑफ ओमेगा t कॉस ऑफ 5 प्लस a2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा a2 कॉस ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ 5। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखो पहले दो स्टेप में देखो यहां पर भी साइन ओमेगा t है और सर यहां पर भी साइन ओमेगा t। ठीक है, क्या किया, कुछ नहीं किया था सर, y1 y2 लिए और परिणामी विस्थापन दोनों को जोड़कर निकाल लिया और सर साइन a प्लस b का सूत्र लगाया। अब क्या कर रहे हैं सर, पहले दो स्टेप में देखो यहाँ भी साइन ओमेगा टी और सर यहाँ भी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ दोनों साइन ओमेगा टी कॉमन निकालो तो कैपिटल Y हमारे पास क्या आएगा, देखो कैपिटल Y हमारे पास आएगा साइन ओमेगा टी हमने कॉमन निकाला तो इनसाइड क्या आने वाला है सर, ये आने वाला है यहाँ तो क्या आएगा देखो a1 और यहाँ क्या बचेगा सर a2 cos 5, तो एक आएगा a1 प्लस a2 cos ऑफ 5। ठीक है, ये लो हमने कर लिया प्लस। ओके, पहले स्टेप में हमने क्या कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी, और दूसरे स्टेप में सेकंड में हमें कॉमन बाहर नहीं निकाला, बस इसमें क्या किया देखो ओमेगा टी को अलग कर लिया, 5 वाले को अलग कर लिया, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकालना, बस ओमेगा टी को अलग निकाल लो, 5 वाले को लिख दो। तो इसमें क्या करेंगे cos ओमेगा टी को अलग निकाल लेंगे और अंदर क्या आएगा सर, अंदर आएगा a2 साइन ऑफ 5, a2 साइन ऑफ 5 है। ओके, ये हमने लिया। ठीक है, कैपिटल Y साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 cos 5 प्लस, तो हमने क्या किया, यहां से साइन को मिलेगा और यहां से हमने कोस को लिख दिया, ऐसा करें कि साथ में देखो इक्वेशन नंबर 3 आप देखो दो ब्रैकेट आ रहे हैं वापस। ठीक है, यहां से समझ में आया, y1 y2 ले हैं, दोनों को जोड़ दिया और साइन प्लस b से खोलकर कॉमन निकालिए, समीकरण 3 तक आ। अब देखो यहाँ हमारे पास एक ब्रैकेट तो ये आ रहा है a1 प्लस a2 cos 5 और सर एक हमारे पास आया a2 sin 5, तो इसके बाद में क्या करना है सर, इसको a1 प्लस a2 cos ऑफ 5 को भी हमें कुछ लिखना है और सर a2 साइन ऑफ 5 को भी हम कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, कुछ नहीं, दो ब्रैकेट हमारे पास में है, पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, तो करना क्या है सर, कुछ नहीं सर, एक ब्रैकेट को हम लिखेंगे a cos थीटा और एक को हम लिखेंगे a sin थीटा। क्या कहा, तो इसके बाद में दो ब्रैकेट आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना सर, एक ब्रैकेट को लिखना है a cos और एक को लिखना है a sin, एक को आप क्या लिख दें a cos और एक को आप क्या लिख दें a sin। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बना सर आपने कहा एक को a cos और एक को a sin, पर ये बताओ सर कहाँ पे cos और कहाँ पे sin लिखना है, तो आप ध्यान रखें जो ब्रैकेट cos है, जहां cos है उसको cos के रूप में लिखो और जहां sin है उसको sin के रूप में लिखना है, तो जहां cos है उसको cos के रूप में, जहां sin है उसको sin के रूप में लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ cos है क्या लिखेंगे a cos ऑफ थीटा। ठीक है, और जहां sin वहां पे क्या लिखना है sin लिखना, तो क्या आएगा a sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो
तो ए को हमने लिख दिया ए कोस और ए को हमने लिख दिया ए साइन, ए को लिखा ए कोस और ए को हमने साइन। तो समीकरण नंबर ये 4 और ये समीकरण नंबर 5। ठीक है, कुछ नहीं किया सर, कॉमन निकाला, दो ब्रैकेट आए, एक को हमें लिखना है ए कोस और एक को हमें लिखना है ए साइन। तो सर कहाँ लिखना है, तो जहां कोस है उसको कोस के रूप में लिखो और जहां साइन है उसको साइन के रूप में लिखो। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 से वापस समीकरण मान 3 में रख दो, समीकरण 4 और 5 से मान उठाओ और समीकरण 3 में रखो। तो हमारे पास देखो कितना आएगा सर, कैपिटल वाई इक्वलेंट कितना है सर, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी तो था ही, इनटू में क्या लिखा सर, इसको क्या लिखा, इसको लिख दिया सर ए कॉस ऑफ थीटा, क्या लिख दिया इसको सर, ए कॉस थीटा लिखा, प्लस आगे बढ़िए सर कॉस ऑफ ओमेगा टी है, इनटू में सर ये क्या है सर ए टू साइन फाइव, इसको क्या लिखा सर ए साइन थीटा लिखना है, तो ए साइन ऑफ थीटा लिखिए। ओके, तो ए को लिखा हमने ए कोस और ए को लिख दिया हमने ए साइन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़िए, अब बताओ क्या करेंगे। अब यहां से अगर हम बात करें, अगर हम यहां से बात करें तो सर क्या कॉमन निकालें सर, ए कॉमन निकालें, क्या कॉमन निकालेंगे ए, तो आप ए कॉमन निकाल लीजिए, तो ए कॉमन तो अंदर क्या आएगा सर, ये आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस ओमेगा टी और साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्या कॉमन निकाला सर, ए कॉमन निकाल लिया और सर यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और ये क्या है कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये आ गया। अब आप करिए तो इसमें देखो वापस इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, देखो क्या है साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और कोस ओमेगा टी साइन थीटा, तो एक बार साइन के साथ ओमेगा टी है, कोस के साथ में थीटा, दूसरी बार कोस के साथ ओमेगा टी है और साइन के साथ थीटा, तो वापस से इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल वाई, क्या लिखेंगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा हमने लिख दिया वापस से। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो यही आने वाला है, अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखूंगा तो यही आने वाला है, क्या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो क्या आएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर लिया। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 6 आया, तो इसी को हम बोलते हैं परिणामी तरंग का विस्थापन। देखो विस्थापन तरंग के विस्थापन समय के रूप में आ गया, ये कैपिटल वाई कौन है सर, परिणामी तरंग का विस्थापन, कैपिटल ए कौन है सर, परिणामी तरंग का आयाम। आप देखो ये क्या होता है सर, एक तो विस्थापन होता है, ये आयाम होता है और ये कला होती है। ठीक है, एक तो कौन है विस्थापन, फिर ये कौन है आयाम और फिर लास्ट में कौन है कला। तो विस्थापन किसका है, पहली तरंग का, तो आयाम भी किसका है, पहली तरंग का, कला भी किसकी है, पहली तरंग की, विस्थापन किसका है, दूसरी तरंग का, तो आयाम किसका है, दूसरी तरंग का, तो कला भी किसकी, दूसरी तरंग की। ओके, तो ऐसे देखो कैपिटल वाई वापस आया ना, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, तो ये तरंग की फॉर्म में आ गया। तो कैपिटल वाई कौन है सर, परिणामी तरंग का विस्थापन, तो कैपिटल ए कौन है, परिणामी तरंग का आयाम, और सर देखो यहाँ ओमेगा टी प्लस थीटा ये कौन है सर, परिणामी तरंग की कला। तो हम पूरा लिख सकते हैं कैपिटल वाई कौन है सर, ये है परिणामी तरंग का विस्थापन। समीकरण 6 किसको दिखाता है सर, परिणामी तरंग के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। कैपिटल ए कौन है सर, ये है परिणामी तरंग का आयाम, कौन है सर, ये परिणामी तरंग का आयाम है। सर ये थीटा कौन है सर, थीटा है परिणामी तरंग की कला, या तो बोलो ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ओमेगा टी प्लस थीटा इसकी कला है थीटा कह दे। ठीक है, जॉइंट रूप से ओमेगा टी प्लस थीटा ही है। ठीक है, तो हमने इस तरह से परिणामी तरंग का विस्थापन तो फाइंड आउट कर लिया। आप देखो तो परिणामी तरंग का हमने विस्थापन निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमें क्या और निकालना है। आप देखो हमें परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, अभी इसको भी निकालना है। परिणामी तरंग की कला में ओमेगा टी हमें पता है पर थीटा में नहीं पता, तो अभी हमें दो टॉपिक और करने पड़ेंगे इसके, कि परिणामी तरंग की आयाम क्या होगा, परिणामी तरंग की कला क्या होगी। ठीक है, अभी फिलहाल हमने क्या निकाला सर, आज हमने क्या बताया सर, व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है, और फिर व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण का कुछ भाग किया हमने। इसमें विस्थापन है तो व्यतिकरण तो क्या है, लगभग समान आयाम में समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर आधारोपित होती है, तो बनने वाली घटना व्यतिकरण कहलाती है। फिर शर्तें क्या है सर, आयाम लगभग समान चल जाता है, आयाम लगभग समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में संचित होनी चाहिए, और स्रोत कला संबंध होना चाहिए, आयाम मतलब 10 या 10 से कम रखना चाहिए आपको। ठीक है, अंतर ज्यादा होगा तो व्यतिकरण स्पष्ट होता चला जाएगा। तो ये व्यतिकरण कंडीशंस, और फिर हमने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन शुरू किया और इसमें एक भाग किया कि जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में आधारोपित होगी तो बनने वाली तरंग का जो परिणामी तरंग है उसका विस्थापन क्या होगा। तो दो तरंगे हमने ली y1 y2, और सर ये दोनों एक ही दिशा में संचरित है, इसलिए परिणामी विस्थापन आधारोपित सिद्धांत से सिंपल जोड़ के निकाल लिया।
तो 1/2 की वैल्यू पुट करिए इसमें, तो वैल्यू पुट करके साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। फिर क्या करना है सर, कुछ नहीं, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, 2 ब्रैकेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर, 2 ब्रैकेट मिलेंगे। और फिर याद रखो कि दोनों में से एक को ए कोस लिखना है, एक को ए साइन लिखना है। एक ब्रैकेट को ए कोस और एक को ए साइन। जो कोस है उसको कोस के रूप में, जहां साइन है उसको साइन के रूप में। तो समीकरण 4 और 5 मिलेंगे, यहाँ से उठाकर वापस समीकरण 3 में पुट कर दो, यहाँ से मान समीकरण 3 में वापस पुट करो। तो कैपिटल वाई क्या होगा, साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, हमें क्या मिल जाएगा सर, परिणाम तरंग का विस्थापन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने परिणाम तरंग का विस्थापन निकाल लिया। पर अभी हमें क्या निकालना बाकी है सर, परिणामी तरंग का आयाम। ये कैपिटल ए कौन है सर, परिणाम तरंग का आयाम। सर इसका मान क्या होगा वो निकालो। दूसरा कला पूरी ही है, पर इस कला में ओमेगा टी तो पता है सर, ये रहा ओमेगा टी तो आधे तरंगों में आ रहा है, लेकिन थीटा एक नया टर्म है। थीटा ये क्या है, नया टर्म है। तो सर थीटा भी हमें निकालना होगा। तो थीटा की गणना करेंगे, कला की गणना करेंगे, आयन की गणना करेंगे। फिलहाल हमने क्या निकाले, विस्थापन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे सर, इसको आगे बढ़ाएंगे। आयाम विस्थापन हमने निकाला, तो आयाम निकालेंगे और कला निकालेंगे। पर ध्यान रखना, आयाम और कला निकालने के लिए हमें समीकरण 5 और 6 पे काम करना है। समीकरण 5 और 6 को अलग से निकालना पड़ेगा, इस पे काम करेंगे। और आप आगे चल के देखना, एक बार आप समीकरण 4 और 5 का अगर वर्क करके जोड़ दें, हम जब करेंगे बता देता हूं मैं कैसे करेंगे। समीकरण 4 और 5 को लेना होगा, क्या निकालना है आपको, आयाम, और क्या निकालनी है, कला। क्या निकालना है, आयाम, और क्या निकालनी है, कला। तो सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है सर। दोनों को ही निकालने के लिए समीकरण 4 और 5 का यूज करेंगे। समीकरण 4 और 5 को अलग से निकाल के लिए आप दोनों टर्म्स निकाल लेंगे। सर कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ो एक बार। समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास आयाम आ जाएगा ए, ठीक है। और अगर हम समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट जो 2 कैलकुलेशन है, आयाम की गणना और दूसरा कौन है सर, दूसरा है कोण की गणना, कला की गणना। तो ये भी आसानी है, आसानी से समीकरण 4 और 5 को लेना होगा। समीकरण 4 और 5 को ले लीजिए और एक बार समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आयाम। और एक बार समीकरण 4 में 5 का भाग दे देंगे। अगर 4 में 5 का क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी, कला। तो क्या आ जाएगी, कला। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।